तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप अनाज देने वाले बनिए, अनाज लेने वाले मत बनिए। मैं अपने समाज को अपील करना चाहता हूँ, आप बहुत ताकतवर हैं, आप अम्बेडकर की औलाद हैं, अम्बेडकर की संतान है, बाबा साहब के आप वंशज हैं। आप उस समाज से आते हैं जिसने भारत का संविधान बनाया और दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। आप और हम सब उनके वंशज हैं। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और हमसे बड़ा मजबूत कोई आदमी भारत में दूसरा नहीं है। इसलिए आप जो काशीराम जी का कंसेप्ट था कि देने वाले, और बाबा साहब कंसेप्ट है देने वाले बनिए। आप लेने की सोच त्यागिए, अपनी सरकार बनाइए, अपने वोट को सदुपयोग करिए, अच्छे लोगों को लोकसभा में भेजने के लिए एक पहल करिए, और जब अच्छे लोग लोकसभा में आएंगे तो सरकार आपकी होगी, और आपकी होगी तो आप लेने की वजह देने वाले बन जाएंगे। उठाई, अगर नहीं उठाई तो आप अपना संबोधन समाप्त करिए और नीचे उतर जाइए, और उनको नीचे उतार दिया गया। तो महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी को कभी भी, जब भी कोई जिम्मेदारी समाज की महासंघ को मिली, महासंघ ने चाहे आवाज यूएनओ में उठाने की रही हो, और चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट में आवाज उठाने की बात रही हो, और चाहे तालकटोरा स्टेडियम के माध्यम से अपने समाज की बात उठाने की कोशिश रही हो, चाहे संविधान यात्रा निकालने का राजपथ पर मामला रहा हो, महासंघ ने पूरे देश के हमारे साथी अम्बेडकरवादी इस बात की साक्षी हैं कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ महासंघ ने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, और उसी जिम्मेदारी के निर्वहन में महासंघ द्वारा मुझे नामित किया गया और मुझे न्यूयॉर्क भेजा गया, और मैं महासंघ के प्रतिनिधि के रूप में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST नेशंस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से न्यूयॉर्क पहुंचा। 24 तारीख को मेरा न्यूयॉर्क शहर में पहुंचना हुआ। उसके बाद 25 तारीख को ये वृहद कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मेरा संबोधन जब हुआ तो मैंने ये आवाज धन्यवाद करते हुए कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये सड़क जो का नाम जो कराया है, इसके लिए पूरे अम्बेडकर देश दुनिया के अम्बेडकरवादी आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भारत की संसद है उसका नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, और इस प्रस्ताव को पूरी दुनिया के अम्बेडकरवादियों ने एक मत ध्वनि से पारित किया और प्रस्ताव पास किए, और प्रस्ताव पास करके वो पत्र दोनों संगठन श्री गुरु रविदास महासभा न्यूयॉर्क और बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क द्वारा दोनों लेटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम बना करके मुझे दिए गए। कल मैं भारत वापस लौटा, और भारत से आने के बाद में आज ये सभी प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर के वो दोनों पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करा दिए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, और बहुत जल्दी भारत की संसद का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उसका नामकरण करने की पहल करेंगे। तो साहब, हमने आपके इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश की है। हम उसी कड़ी में आपके गांव पहुंचे, वेरा फिरोजपुर बुलंदशहर। वहाँ पर हमने लोगों से जानकारी ली आपके बारे में। तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी तांगा चलाया करते थे और बड़ी गरीबी के दिन आपने वहाँ गुजारे हैं। उसके बाद हम पहुँचे मेरठ छात्रावास कुमार आश्रम, जहाँ पर आपने शिक्षा की। वहाँ के लोगों ने बताया कि एक पैंट कमीज हुआ करती थी, शाम को उसको धो लिया करते थे पजामे को, फिर अगले दिन उसको तैयार करते थे। लेकिन 2013 से जब आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान, पहली उड़ान हुई, और अब 2023 चल रही है, 10 साल के अंदर लगभग 10 हवाई यात्राएं हुई हैं। उस समय के भारत में और आज के भारत में, उस समय के न्यूयॉर्क में और आज के न्यूयॉर्क में आपको क्या तब्दीली नजर आती है? देखिए, मैं कहूँगा कि बाहर मैंने देखा कि अम्बेडकरवाद और मजबूत हुआ है जी। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ा है। तो एक तरफ भारत के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो लोगों की दुर्भावना है वो अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही है, और जातिगत दुर्भावना के चलते जूती से पानी पिलाना, 12-14 साल की लड़की के साथ रेप कर देना, किसी को पेशाब कर देना, किसी के साथ में किसी प्रकार की जातिगत आधार पर उसको प्रताड़ित करना, ये भारत के अंदर आम बात है। लेकिन जहाँ तक आपने अभी भारत के बाहर की बात कही, तो वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि अम्बेडकरवादी और अम्बेडकरवाद मजबूत हुआ है, और उसी का परिणाम है कि 2 बार यूएनओ जैसे संस्थान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनी, और इस साल भी वहाँ के प्रशासन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को न्यूयॉर्क स्थित जो यूएनओ हेडक्वार्टर है उसमें मनाया गया। इसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि हमारे साथी कनाडा में काम करते हैं, चंचल बहन जी हैं, हमारे बहुत सारे अपने रतन पॉल जी हैं, हमारे गुरुलाल गट्टू साहब, ये सारे लोग, इन्होंने भी एक इतिहास रचा पिछले दिनों में। और जो संसद है कनाडा की, 6 दिसंबर को वहाँ एक कार्यक्रम रखा, और वहाँ पर पूरे विश्व के अम्बेडकरवादियों को बुला करके बाबा साहब की पुण्यतिथि को वहाँ पर मनाया गया। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि जो अम्बेडकरवाद है बाहर के देशों में बहुत मजबूत हो रहा है। अम्बेडकरवादी मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक रूप से भी अम्बेडकरवादी मजबूत हुए हैं, सामाजिक रूप से भी मजबूत हुए हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। लेकिन ये भारत के अंदर अभी बाकी है।
हम सब लोग इसी कोशिश में हैं कि भारत के अम्बेडकरवादी कि ऐसा दिन कब आएगा जब वो सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी का जीवन जीने के लिए उनको अवसर मिलेगा और हमारा भारत एक सशक्त भारत बनेगा। तो साहब, आपको नहीं लगता कि आपने अभी कहा कि अम्बेडकरवाद विदेशों में बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जातीय उत्पीड़न को लेकर कानून बने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे होंगे? देखिए, भारत का जब आदमी यहाँ से बाहर जाता है तो जातिवाद की गठिया यहाँ तो रखता ही है, यहाँ से बांध के साथ ले जाता है। उसकी मानसिक लेवल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। मैंने देखा कि इंग्लैंड के अंदर तो कानून बनाने की स्थिति हो गई है, वहाँ का कानून बना भी है जिसको हिंदू जो हमारे सांसद हैं, हिंदूवादी सोच के सांसद उसे पारित नहीं होने दे रहे। तो ये कई जगह अंग्रेजों को कहा गया कि हम इसके नीचे काम नहीं करेंगे, ये तो हमारे वहाँ का इंडिया का है, ये तो हमारे यहाँ छूट माना जाता है, हम इसके नीचे काम नहीं करेंगे। तो जो स्थिति आपने बताई है वो स्थिति निश्चित रूप से भारत का आदमी जब बाहर गया है तो जातिवाद की गठिया साथ लेकर गया है और वहाँ वो कोशिश करता है कि वो जातिवाद के हिसाब से वहाँ व्यवस्था को चलाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसका जातिवाद वहाँ पर सफल नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के अंदर जातिवादी लोगों को भारत का प्रशासन सपोर्ट करता है, भारत की व्यवस्था सपोर्ट करती है, भारत का सामाजिक सिस्टम सपोर्ट करता है, लेकिन बाहर के देशों में ना तो वहाँ का प्रशासन उन्हें सपोर्ट करता है, ना वहाँ की सामाजिक व्यवस्था सपोर्ट करती है। इसलिए कई बार जातिवादी जो लोग हैं वो अपनी भावना जो है, जो दुर्भावना उनकी है, उस दुर्भावना को उसको अमली जामा पहनाने में वो फेल हो जाते हैं। तो साहब, अभी आपने कहा कि चलो वहाँ पर कानून बन गया है, भारत में भी जब कानूनों के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम भी 2 अप्रैल वाले आंदोलन में आपके साथ थे, पूरी LIC की आपकी टीम थी, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम थी, जिन्होंने पूरे कर्नाटक प्रदेश को जाम ही कर दिया था। लगभग 6-7 बजे तक बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों को जाम खुलाना पड़ा, और सारे एविडेंस सोशल मीडिया पर, समतावाद पर मौजूद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं और अधिकारों का हनन हो रहा है, उसमें 2 अप्रैल की तरह या तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है या फिर संसद को अपने कब्जे में करने की बहुजनों को जरूरत है? मैं तो ये कहूँगा कि जब हम इकट्ठा हुए हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, जब हम बिखरे हैं तो हम हमेशा नुकसान में गए। मेरा आज ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना है कि हम सभी साथी जो अम्बेडकरवादी अपने आप को क्लेम करते हैं या नहीं वो बात नहीं है, बट क्लेम जो भी कर रहे हैं या इस दिशा में जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, वो अपने संगठनों की सीमाओं से ऊपर आए। अपनी जातिगत जो उनकी जो सीमा है, कई बार हमने देखा कि चमार अधिवेशन हो रहा है, जाटव अधिवेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को धक्का इसलिए पहुंचाती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम देकर गए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। मैं समाज के लोगों को आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग बाबा साहब को पढ़िए, और बाबा साहब को पढ़िए और बाबा साहब को फिर पढ़िए। अगर बाबा साहब को आपने पढ़ लिया तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे एक बात है, सवाल बाबा साहब तो सब कुछ देकर गए हैं, लिख कर गए, कोई अछूता कोई अध्याय छोड़कर नहीं गए। काशीराम जी के एक कथन कि जो बाबा साहब लिख गए, जो बाबा साहब कह गए, जो बाबा साहब कर गए, जो ज्योतिबा फूले कर गए, उसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे तो उसे इम्प्लीमेंट करना है। मुझे देखिए, हमारे जो लोग हैं वो बाबा साहब के मामले में भी दिमाग लगाते हैं, वो ज्योतिबा फूले की सोच पे भी दिमाग लगाते हैं, कई बार अपने आप को उनसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब तो बाबा साहब थे, बाबा साहब है और बाबा साहब रहेंगे। अगर हम उनको सब मिल करके फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार अपने मंच के वक्तव्य में कहा लोगों से, सिट टुगेदर, मार्च टुगेदर, थिंक टुगेदर, मतलब पूरे समाज को एकत्र करने की उन्होंने बात कही। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के नेता या बहुजन समाज के समाजसेवी जो संगठन है वो इस तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं? 2 अप्रैल का आंदोलन इस बात को देना सर्टिफाइड करता है कि बिना किसी नेता के आंदोलन हुआ, आंदोलन सफल हुआ, भारतीय सरकार बैकफुट पे आई, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार को अमेंड करके नेकी दोबारा से इन्फोर्स करके पार्लियामेंट में उसका संशोधन करना, बिना किसी नेता के। समस्या नेता के साथ ही तो पैदा हो रही है। मैं और मेरा संगठन, उससे पूछते आदमी कितने, एक भी नहीं, मैं और मेरा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष है गली नंबर 5 के। अरे भैया आप बताइएगा, अगर हम महासंघ चला रहे हैं, LIC का संगठन चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा नेटवर्क जो होगा वो गुवाहाटी में भी होगा, हमारा नेटवर्क जालंधर में भी होगा, हमारा नेटवर्क जो है राजकोट में भी होगा, हमारा नेटवर्क मुंबई में भी होगा, पूरे देश में होगा। लेकिन व्यवहारिकता में हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है लेकिन उनके साथ लोग नहीं है, और उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा है कि बाबा साहब अम्बेडकरवाद को, बाबा साहब कहने का अम्बेडकरवाद को कितने अच्छी तरीके से बेचते हैं।
तो जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका अम्बेडकरवाद को बेच करके अपना घर भरने में लगा हुआ है और वही बहुत बड़ा समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। हमारा कहना है कि संगठन की सीमाएं तोड़ो, सब लोग 2 अप्रैल 2018 की तरह एक सोच पैदा करो। बिना किसी नेता के आंदोलन हुआ था और जब अगला आंदोलन हो, अरे भारत का संविधान हमारा नेता है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नेता है, काशीराम जी हमारे नेता है, इन लोगों को अपना नेतृत्व मान करके आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के अपनी सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन करो और उसके आधार पर अपने समाज के हितों को संरक्षित करने की पहल करो। लोकसभा के सांसदों को मैंने कहना चाहता हूं, जनाब आप किसी पार्टी के रहमो करम पर लोकसभा के एमपी नहीं बन रहे हैं। आप नहीं बनेंगे तो दूसरा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा तीसरा बनेगा शेड्यूल कास्ट की। 25% के कोटे में शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी ही लोकसभा का एमपी बनेगा, ये पक्का है। इतना सा त्याग अगर हम कर दें कि मैं नहीं बनूंगा तो राजेंद्र प्रसाद जी बन जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी बने जय भगवान बौद्ध बन जाएंगे। इतना सा त्याग करना है, लेकिन गुलामी नहीं करनी है और समाज के हितों के साथ समझौता नहीं करना है। और 131 एमपी अगर आज चाहें तो वर्तमान सरकार को गिरा करके एक मैसेज दे सकते हैं कि आप भारत की संसद का नाम या तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखिए, अन्यथा हम अपना समर्थन आपसे वापस ले लें। लेकिन इसके लिए आदमी में सोच होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए और उसका जो अम्बेडकरवाद है वो क्लियर होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें पार्टियां टिकट देती हैं, हम लोकसभा में आते हैं, उसी कोटे से हम मंत्री बनते हैं। अरे भैया, जो मंत्री थे आज 5 साल पहले, आज वो सड़क पे घूम रहे हैं। आज जो मंत्री हैं 2024 के बाद ये सड़क पे घूमेंगे। सच अगर ये है तो जो मौका मिला है 5 साल काम करने का, अरे अपने समाज के लोगों के आंसू पूछो, अपने समाज के लोगों का काम करो, अपने समाज के बीच जाओ, समाज की बात करो, समाज के मुद्दों को आप रिजोल्व करने की पहल करो। क्योंकि जब सच ये है कि आप परमानेंट नहीं है और 5 साल के बाद अगर आपको भी बाहर का रास्ता देखना है तो 5 साल का जो बाबा साहब ने आपको अवसर दिया है, अरे उस 5 साल में तो समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। लेकिन ऐसा मैं कहता हूं 100% ऐसा है कि जो हमारे सांसद चुन के आ रहे हैं वो यही सोचते हैं कि हम तो पार्टी ने हमको ये मौका दिया है। मैं कहता हूं पार्टी ने मौका नहीं दिया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मौका दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का आप पर कर्जा है, इसलिए आप जो ये मौका बाबा साहब अम्बेडकर की 25% की आरक्षण, अरे ऐसा होता राज्यसभा में बाबा साहब की कलम नहीं चली, 250 के हाउस में अगर कलम चल गई होती 25% की तो एक अच्छी खासी संख्या, 250 का 25% अगर हम निकालते हैं तो करीब 60 के आसपास बनता, 60। लेकिन आज तक राज्यसभा के अंदर कुल मिलाकर 8, 6, 7, 8, 10 से फालतू शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हुए। लेकिन अगर वहां 25% का आरक्षण राज्यसभा में लागू हो गया होता तो वहां पर भी 25% के हिसाब से 250 के हाउस में आपके एक भी कम नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है, पार्टी की वजह से नहीं मिल रहा है। इतना सेक्रीफाइस करिए कि तुम नहीं तो तुम सही, कोई ना कोई एससी तो लड़ेगा और तुम नहीं तो तुम्हारे देखो दूसरा एससी आएगा, लेकिन वो जनरल को नहीं लड़ा सकते। अगर ये सोच हमारे सांसदों में पैदा हो जाए तो मुझे लगता है कि कौम के लिए नया सवेरा होगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपने कई बार अपने वक्तव्य में कहा है जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगले वर्ष चुनाव है लोकसभा के और एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश के अंदर बहुजन समाज के युवाओं की है। क्या आप ऐसा संदेश उनको देना चाहेंगे कि वो कम से कम बहुजनों की सरकार बनाने में, टुकड़ों में जो बिखरे हुए हैं, कहीं सेना है, कहीं आर्मी है, कहीं कोई है, कहीं कोई पार्टी है, वो सब मिलकर एक साथ एक छाते के नीचे आए और अपनी सरकार बनाए? मेरा तो देखिए यही कहना है कि सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का है। जो 2 किलो अनाज में कई बार गड़बड़ हो जाता है, कई बार और दूसरी चीजों से हो जाता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप अनाज देने वाले बनिए, अनाज लेने वाले मत बनिए। जी, मैं अपने समाज को अपील करना चाहता हूं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप अम्बेडकर की औलाद हैं, अम्बेडकर की संतान है, बाबा साहब के आप वंशज हैं। आप उस समाज से आते हैं जिसने भारत का संविधान बनाया और दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। आप और हम सब उनके वंशज हैं, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और हमसे बड़ा मजबूत कोई आदमी भारत में दूसरा नहीं है। इसलिए आप जो काशीराम जी का कंसेप्ट था कि देने वाले, और बाबा साहब का कंसेप्ट है देने वाले बनिए। आप लेने की सोच त्यागिए, अपनी सरकार बनाइए, अपने वोट को सदुपयोग करिए, अच्छे लोगों को लोकसभा में भेजने के लिए एक पहल करिए और जब अच्छे लोग लोकसभा में आएंगे तो सरकार आपकी होगी और आपकी होगी तो आप लेने की वजह देने वाले बन जाएंगे। इसलिए जो छोटा लालच आपको दिया जाता है वोट के लिए, मेरा अनुरोध है आपसे कि उस लालच से उभर करके ऊपर आइए और बाबा साहब की सोच को साकार करके आने वाले 2024 में अपनी सरकार बनाने की एक जो ना पहल करिए। तो साथियों, बड़ा एक सारगर्भित विचार निकल कर आए पूरे साक्षात्कार में। 2024 आने वाली है,
आपको क्या करना है, चौधरी साहब ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। अधिकार आपको चाहिए, संसद में अधिकार बनते हैं, वहाँ पर कब्जा करना है, बाबा साहब की उंगली के इशारे को समझना है, तो आपको 2024 में अपनी सरकार बनानी होगी।